कला और जीवन का बहुत घनिष्ठ संबंध है। कला के विकास का उद्देश्य कभी आत्मानुभूति होता है तो कभी आनंद और कभी विनोद। कला के माध्यम से कभी संघर्ष किया जाता है तो कभी उस संघर्ष से मुक्ति पाई जाती है। कला यश प्राप्ति, धन प्राप्ति, शांति प्राप्ति तथा समाज को सही राह दिखाने का माध्यम भी बनती है। नमस्कार, कला की सामाजिक चेतना और परिवेश, आज हम सभी लोग इसी विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। तो मानव उत्पत्ति के साथ ही उसकी अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति के माध्यमों का विकास भी होता रहा है। इसी कारण उसने अपनी भावनाओं को सीमित साधनों में भी व्यक्त करना प्रारंभ कर दिया था। इटालियन दार्शनिक बेनेडिक्टो क्रोचे का नाम आपने सुना होगा। बेनेडिक्टो क्रोचे का कहना है कि कला विज्ञान और अध्यात्म से भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि यह मानव को परिष्कृत करती है। स्वीडन के कर्ट कोलमैन लिखते हैं कि आध्यात्मिक विचार से मूलतः सभी मनुष्यों में रचनात्मक ऊर्जा और ज्ञान का स्रोत जन्म से ही निहित होता है। किसी भी कलात्मक अभिव्यक्ति का स्रोत अंतः और बाह्य सामाजिक परिवेश के समन्वय से निर्मित होता है, जो भावनात्मक स्तर पर हमारी कल्पना का एक प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रक्रिया का संपन्न होना कभी सहज तो कभी दुर्गम भी होता है। जब तक कि हमारे अंदर का भाव रचनात्मक प्रक्रिया को पूर्ण कर सरलता से व्यक्त होने को बाध्य न हो जाए, तब तक किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति संभव नहीं हो पाती। इसीलिए मौलिक सृजन सिर्फ अभ्यास और तकनीक से ही समृद्ध नहीं होता। समाज मानव की ही बनाई हुई एक संरचना है, जिसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिस्थितियों से एक कलाकार गुजरता है। हम गुजरते हैं, आप गुजरते हैं, और यहीं से स्वीकृति होती है, यहीं से शुरू होती है स्वीकार और प्रतिरोध की कहानी। इसके विषय में बताता हूं अभी, स्वीकार और प्रतिरोध क्या है। समाज एक ऐसा संगठन है जिसमें व्यक्ति के संबंधों, क्रियाओं, अंतःक्रियाओं, व्यवहार, विचार और आचरण का प्रदर्शन होता है, जो विभिन्न संप्रदाय, धर्म, वर्ग और प्रजातियों से मिलकर बनता है। अब स्वीकार और प्रतिरोध को समझिए। यहां स्वीकृति का अर्थ है किसी भावना का सकारात्मक अनुमोदन, और प्रतिरोध का आशय है वो अवधारणा जो विरोध करती है, जिसका आधार तर्कसंगत हो या बिना तर्क के हो। अब देखने की बात है कि कलाकार समाज में किसी भी तरह की उतार चढ़ाव, घटना, दुर्घटना, चाहे वो प्राकृतिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी कारण से हो, किस तरह से प्रभावित होता है और उसकी कला में वह कितने सशक्त रूप से अभिव्यक्त होता है। क्योंकि किसी भी कलाकृति को पारिवेशिक उद्दीपन और प्रेरक तत्व की आवश्यकता होती है, यानी अपने परिवेश से एक ऊर्जा चाहिए और प्रेरणा चाहिए, अर्थात उसके परिवेश से वह प्रेरणा ग्रहण करता है। कला का परिवेशीय आधार यही है। इसके ऊपर मैं बाद में भी बताऊंगा दूसरे वीडियो में, आप खंड 2 इसके वीडियो में देखेंगे। प्रायः संवेदनशील कलाकारों के लिए विषय परिस्थिति जन्य होता है, और उनके समक्ष जो भी परिस्थिति उत्पन्न होती है वो उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया अपनी कलाकृतियों के द्वारा ही व्यक्त करते हैं। जैसे बंगाल में अकाल की परिस्थिति का चित्रण चित्त प्रसाद जैसे कलाकार ने किया, जैसे कोरोना काल में अपनी कला अभिव्यक्ति इसके द्वारा आप लोगों ने प्रस्तुति दी। प्राय कुछ कलाकार जो अपनी सामाजिक परिस्थितियों के प्रति उदासीन रहते हैं, अचेत रहते हैं, समाज में क्या घट रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, उनकी रचनाएं वर्षों तक एक ही तरह के फॉर्म की पुनरावृत्ति दिखाई देती है। उनके चित्र में एक रास्ता दिखते हैं, देखेंगे सिमिलरिटी, एक ही तरह की चीजें हैं। ऐसे चित्र जो है बहुत दिनों तक दर्शक की मानवीय वृत्ति को उद्वेलित नहीं कर पाते। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है, अर्थात परिवेश में जो अनुभव किया गया तत्व है, जिसे कुशलता से व्यक्त किया गया, वह कला की श्रेणी में आता है। अभिव्यक्ति की विलक्षणता और शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है और इसमें नए अनुभव के आधार पर निरंतर विकास का क्रम भी बना रहता है। कला भी दर्शन की तरह सामाजिक न्याय और आत्मिक बोध से सीधा संबंध रखती है।
इसलिए जब किसी समाज में प्रतिकूल परिस्थिति पैदा होती है, वातावरण पैदा होता है, तो कलाकार नए समाज के आयामों को भी अपनी कला में व्यक्त करने लगता है। समाज से प्राप्त अनुभूति के आधार पर कलाकार बाहरी और आंतरिक प्रेरणा प्राप्त करता है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, प्रेरणा में वीडियो में देखिए। समाज में व्याप्त प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने भाव, रूप, शब्द, चित्र और स्वरों के माध्यम से कलाकार व्यक्त करता है। और यही कारण है कि जब कोई बड़ा सामाजिक परिवर्तन नए रूप में आता है तो कला अभिव्यक्ति में भी नए प्रयोग आरंभ हो जाते हैं। सन 2014 के बाद आप हिंदुस्तान की कला का स्वरूप देख लें। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप फ्रेडरिक रीगल एक आर्टिस्ट हुए, हम उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हीगल की बात करते हैं हम। संवेदना और तर्कसंगत होने की मध्यस्थता ही सौंदर्य है, ये फ्रेडरिक हीगल का मानना है। सौंदर्य एक संवेदना है जो तर्क संगत होकर व्यक्त की गई है। मानव का समाज कम से कम संसाधनों में भी अपने आप को हमेशा से अभिव्यक्त करता रहा है, क्योंकि बिना अपनी भावना व्यक्त किए वह समाज के संतुलन और व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सकता था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय देश की दयनीय स्थिति से द्रवित होकर महान नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज को अपनी रचनाओं में जिस तरह व्यक्त किया वह बहुत ही सराहनीय है। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां, सामाजिक आक्रोश, भूख और अभाव से त्रस्त जीवन ने उनके साहित्य को बहुत प्रभावित किया था। भारत दुर्दशा 1975 में उनके द्वारा लिखा हुआ बहुत चर्चित नाटक है, जिसमें भारत की तत्कालीन राजनैतिक स्थिति से उत्पन्न सामाजिक संघर्षण, कुंठा, अमानवीय कुचक्र का प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया है। भारत दुर्दशा का तो मंचन मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उसी प्रकार देखिए, महान कवि माखन लाल चतुर्वेदी, उन्होंने भी समय की स्थिति से अभिभूत होकर, उस समय की परिस्थिति से अभिभूत होकर समाज को प्रेरित करने का कार्य अपनी रचना से किया। वीर रस से ओतप्रोत माखन लाल चतुर्वेदी जी की कविता है, जो भयभीत और निराश समाज को एक गतिशीलता प्रदान करती है। आपको याद होगा उनके द्वारा लिखित कविता पुष्प की अभिलाषा, नहीं पढ़ा है तो आपने पढ़े गए, कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर देता हूँ। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं गूथूं अलकों में विंध्य प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के द्वार पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवी के सिर पर चढ़ूं भाग्य को इतराऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। ये कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, समाज के प्रति अति संवेदनशील होकर के उन्होंने रची। इसी प्रकार साहित्यकार प्रेमचंद की कहानियों को आप देखें, उस समय की सामाजिक व्यवस्था, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, पराधीनता की मनोदशा और जर्जर अर्थव्यवस्था का बहुत ही मार्मिक चित्रण इनकी कहानियों में मिलता है। उनकी रचना सोजे वतन में वे लिखते हैं, खून की आखिरी बूंद जो देश की आज़ादी के लिए गिरे वही दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। राजा रवि वर्मा के चित्र तत्कालीन समाज की चेतना से उदित हुए। इसी प्रकार बंगाल के कलाकार चित्त प्रसाद के रेखांकन, प्राणनाथ मांगो के चित्र, अवनींद्र नाथ के चित्र सभी सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले हैं। कहने का आशय है कि जिस सामाजिक द्वंद्व से रचनाकार गुजरता है, हम और आप गुजरते हैं, एक कलाकार गुजरता है, उससे स्वयं को कभी भी रिक्त नहीं रख सकता, आप अलग नहीं रख सकते। आपके घर में आग लगी हो तो आप उससे अलग नहीं हो सकते, ना ही उसकी अभिव्यक्ति का संचार बिना उस आत्मबोध से संभव है जिसमें समाज की गतिशीलता नजर न आए। यही कला की सामाजिक चेतना है। कला के प्रति सजग और विकसित देशों ने अपने पुराने शास्त्रीय कलाओं से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन उस परंपरागत कला शिक्षण का अंधानुकरण नहीं किया, बल्कि बदलते समय के साथ, परिवेश के साथ
तारतम्य स्थापित कर कला ने नए आयामों को धारण किया, कला शिक्षा ने नए आयामों को धारण किया। अवनींद्रनाथ के द्वारा निर्मित भारत माता चित्र तत्कालीन परिवेश से की प्रेरणा से बनाया गया था, परिवेशीय आधार में भी आपने सुनेंगे। तो अवनींद्रनाथ के शिष्य नंदलाल बोस का कथन है कि कला शिक्षण का लक्ष्य कलाकार को जन्म देना या किसी बच्चे को कलाकार बनाना नहीं है, बल्कि उसमें आत्मबोध और कला चेतना जगाना, उसकी कलात्मक क्रियाओं का विकास करना है। हालांकि उनका यह कथन इसलिए सत्य प्रतीत होता है क्योंकि कला निर्मिति एक जन्मजात गुण है। 64 प्रकार की कलाएं हैं तो कोई न कोई एक्टिविटीज तो रहेगी। ये बात पूर्णतः सच भी है कि किसी को कितनी भी उच्च कोटि का शिक्षण संस्थान में कला शिक्षा दी जाए, वो स्वाभाविक कला निर्मिति नहीं कर सकता। यदि करेगा तो अस्वाभाविक रूप से केवल रूपाकारों का आत्मा विहीन सृजन संयोजन होगा, उसमें आत्मा नहीं होगी। लेकिन जब उसका इंट्यूशन उसके साथ होगा, उसकी कल्पना उसके साथ होगी, तो वो सच्ची कला होगी, है ना। तो भारतवर्ष की कला परंपरा में प्रकृति का चैतन्य, आत्मबोध, अलौकिक सत्ता को विशेष महत्व दिया गया है, आदर्शवादिता को महत्व दिया गया है। विशेषकर आप लोक कला शैलियों में अमूर्त ईश्वरीय शक्ति के को साध्य मान करके जीवन के हर पक्ष, प्रतीकात्मक पक्ष को देख लें, सामाजिक पक्ष को देख लें, हमारे भौतिक और संवेदनात्मक पक्ष को देख लें, उन सबको बहुत ही सरल रूपाकारों में रचा है। इन कृतियों में उनकी स्थानीय सामाजिक संरचना, संस्कृति और आस्था का परिचय मिलता है। चाहे आप सांझी कला देख लें, सोहराई कला देख लें, मधुबनी देख लें, आप कालबेलिया नृत्य देख लें, कहीं न कहीं व्यक्ति के स्वाभाविक सौंदर्य बोध के साथ साथ इसमें आस्था और संस्कृति का मिश्रण होता है। भारत में 1920-21 में रविंद्रनाथ टैगोर के सहयोग से एक शांति निकेतन नामक कला विद्यालय की स्थापना हुई। कला संकाय को धीरे धीरे वहां विकसित किया गया, जहां धीरे धीरे बहुत सारे लोग पढ़ाने आए। वहां प्रारंभ से ही प्रकृति के सानिध्य में कलाकार स्वच्छंद रूप से सृजन कर सके, विद्यार्थी प्रकृति के वातावरण में पढ़े, ऐसी व्यवस्था की गई। प्रकृति के सहज सानिध्य में आत्मचिंतन और मनन की रचनात्मक प्रक्रिया को विशेष स्थान दिया गया, जहां शांत वातावरण में नृत्य, संगीत, नाट्य, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन अध्यापन किया जा सके। फ्रांस में आप देखें, फ्रांसीसी चित्रकार और मूर्तिकार मार्शल द्यूसा 1887 से 1968, उन्होंने एक पोस्टकार्ड में बनी हुई मोनालिसा के चेहरे पर मूंछ बनाकर रेनेसा काल के जो सौंदर्य की मान्यता थी उसके प्रति अपना विरोध प्रकट किया। बाद में युद्ध के प्रति का विरोध उनका फाउंटेन नामक एक प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन में भी दिखता है, जिसमें एक यूरिन पॉट को दर्शाया गया। ये सब एक प्रतिरोध था जो युगों से प्रतिष्ठित एक कला धारा के विरोध में बाद के कलाकार की एक आवाज थी, और उसकी ये तीखी प्रक्रिया उन कुलीन समाज के ऊपर भी थी जिनको उन्होंने युद्ध का कारण माना था। अभिजात्य वर्ग खासतौर से युद्ध की मंशा में लिप्त था। कलाकार के रूप में उनका मानना था कि वह कला अप्रासंगिक और अर्थहीन है, जो पहले से चली आ रहे स्थापित तत्वों या विषयों में विश्वास रखती है, बल्कि वह नया रूप नहीं ग्रहण करती है। समाज के लिए उसका कोई औचित्य ही नहीं है। कहने का तात्पर्य है, घिसी पटी परिपाटी का पालन करती हुई कला प्रवृत्तियों का समाज की प्रगति में कोई योगदान नहीं होता। अवनींद्रनाथ भी कहते हैं कि जिस कलाधारा में यदि गति नहीं हो उसमें सिवार जन्म जाते हैं, उसके में अच्छे प्रभाव नहीं होते। इसी तरह आप देखें प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, क्यूबिज्म, अति यथार्थवाद आदि कई ऐसे कला आंदोलन हुए जो पिछली कला विभक्तियों से अलग हुए और सभी विधाओं को अपने ढंग से समाज को प्रभावित किया। समाज की चेतना उसमें नए प्रतिबिंब और प्रतिमानों के साथ दिखाई देती है ना। तो कला की सामाजिक चेतना के ये उदाहरण आपको समक्ष प्रस्तुत हुए। इसके बाद जो है कला का परिवेशीय आधार, व्यक्तित्व, यथार्थ, ये सब हम सेकेंड वीडियो में आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसी वीडियो के पार्ट 2 में आप देख सकेंगे। थैंक यू, नमस्ते।